नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और इस समय पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक सवाल जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो यही है कि इस समय जेन जी में ट्रेंडिंग कौन है? कौन है जो जेन जी की नब्ज समझ रहा है? कौन है जो जेन जी के हिसाब से काम कर रहा है? और कौन है जो आने वाले दिनों में चुनावों के दौरान जेन जी की पसंद बनेगा? आज यही समझने की कोशिश करेंगे, जेन जी में ट्रेंडिंग कौन, यही आज टटोलने की, परखने की, जानने की कोशिश होगी। लेकिन एक बार आपको बता दूं, वो पॉइंटर्स आज की अड़ी हम क्यों कर रहे हैं, ये आपके सामने स्पष्ट कर देने वाले पॉइंटर्स। पहले, छात्र आंदोलन के बाद जेन जी देश में सबसे बड़ा ट्रेंड समझा जा रहा है। एक वो प्रेशर ग्रुप जिसको अब पॉलिटिकल सर्कल सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहा है, मान रहा है। सियासी दलों के बीच जेन जी वोटर्स को लुभाने की होड़ मची हुई है। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली में जेन जी से संवाद किया। पीएम ने कहा, विकसित भारत में युवाओं पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी आज प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों की गूंज के माध्यम से जेन जी को साधने की कोशिश में हैं राहुल और कांग्रेस। तो जब यह सब चल रहा है, उस समय जेन जी के असल मुद्दे, जेन जी की भाषा, जेन जी का मस्तिष्क, उसकी पसंद नापसंद कौन समझ रहा है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और जेन जी किसको उस पॉलिटिकल एंटिटी की तरह देख रहे हैं जो उनके एम्बिशंस को फुलफिल करने वाली एंटिटी उनको नजर आ रही है। पहले जरा ये देखिए, प्रयागराज में राहुल का जेन जी संवाद, राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। जेन जी के सवालों का जवाब देंगे राहुल। केपी कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम। केपी कॉलेज ग्राउंड, यहां पहले कार्यक्रम के होने नहीं होने, परमिशन मिलने नहीं मिलने को लेकर बहुत खबर बन चुकी है। और अब ऐसे में यहां छात्रों की गूंज, ये कार्यक्रम करने राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। समझा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जब यहां पर होंगे तो पर्याप्त रूप से इस कार्यक्रम को इन अ वे इस लिहाज से भी पब्लिसिटी मिल चुकी है, क्योंकि यह कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई है। तो जाहिर है एक इसको लेकर प्रील्यूड बन चुका है वहां पर। अब आज जब छात्रों की गूंज, वहां पर राहुल गांधी बोलेंगे और इसका सीधा प्रसारण कई दूसरी जगहों पर किया जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां पर इसको लाइव दिखाया जाएगा जो राहुल बोलेंगे प्रयागराज में। तो किन बातों को वो यहां छेड़ने वाले हैं और कैसे वो कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश में है कांग्रेस और राहुल गांधी जेन जी के साथ, जिसकी इन दिनों चर्चा है। अब जरा देखिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मायने। राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जेन जी से उनका संवाद चल रहा है। आज प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में राहुल का ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और 250 से ज्यादा शहरों में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्टूडेंट्स गूंज पार्क बनाए गए हैं जहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर इस दौरान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले देहरादून और कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया। 9 अगस्त को दिल्ली में गूंज कार्यक्रम के पहले चरण का समापन होने वाला था। युवाओं के भारी समर्थन और छात्र आक्रोश के चलते इसे लंबे अभियान में बदल दिया गया। मतलब जो 9 तारीख को कल्मिनेट होने वाला था छात्रों की गूंज कार्यक्रम दिल्ली में पहुंचकर, उसको और लंबा अब कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल की नजर 40 करोड़ से ज्यादा जेन जी युवाओं पर है। राहुल गांधी युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि कौन है जो सही समझ पा रहा है जेन जी के मुद्दे, कौन है जिसके साथ जेन जी खुद को कनेक्ट करके देख रही है, और कौन है जो इस लिहाज से जेन जी का दिल जीतकर आने वाले दिनों में वो पॉलिटिकल माइलेज भी अपनी तरफ कर लेगा, जिसके संदर्भ में समझा जा रहा है कि पूरी कवायद है। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आज की इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। अंश वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी जुड़ने वाले हैं, बल्कि जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और आर राजगोपालन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, शुभ संध्या। और सबसे पहले तो यह समझना चाहता हूं कि जेन जी
क्या मौजूदा दौर में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के मुकाबले जो पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो जेन जी के मुद्दे उठाने और उनसे कनेक्ट स्थापित करने के मामले में क्या एक कदम आगे निकल गई हैं, या ऐसा कई जगहों पर परसीव जरूर किया जा रहा हो सकता है, ये असलियत नहीं है? सबसे पहले आरपी सिंह साहब को इस चर्चा में शामिल करता हूं। आरपी सिंह साहब, आपका नजरिया। अगर ऐसा होता तो केरल के अंदर लाठियां नहीं भेजी जाती और वहां पर वाटर कैनन नहीं छोड़े जाते और 100 लोग अरेस्ट नहीं किए जाते। अगर ऐसा होता तो पंजाब के अंदर जो बच्चे गए थे अपने एग्जाम को लेकर, उनके ऊपर लाठियां नहीं भांजी जाती और वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी जो हालत और जो उनकी दुर्दशा करी वो सबने देखी। मैं वीडियोस आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिए तो आप रो पड़ेंगे जिस प्रकार से जो हालत रही वहां पर। अगर ऐसा होता तो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया होता, और ऐसा होता तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांग लिया होता। असल में क्या है कि एक अरुण जेटली जी ने एक विषय छेड़ा था, उसको कहते थे रेंट ए कॉस्ट। कांग्रेस क्या करती है, रेंट ए कॉस्ट, मतलब कोई मुद्दा चल रहा हो उस पर पिगीराइट कर लो, ये कांग्रेस की नीति है और उससे चलता नहीं। पहले इन्होंने SIR पे किया, फेल हो गया। उससे पहले EVM पे किया, फेल हो गया। उससे पहले चौकीदार चोर कर किया, वो फेल हो गया। असल में क्या है कि जब तक आपके पास अपने खड़े किए हुए मुद्दे नहीं और आप जमीन से उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। और अगर इनके साथ मुद्दा होता तो ये जंतर मंतर पर जाते। ये तो 21 दिन विदेश थे और आने के बाद भी क्या किया, जंतर मंतर पे नहीं गए, अपनी दुकान अलग जमाई। कहाँ पे गए, प्रधानमंत्री निवास के बाहर, और वहां जाकर भी क्या कहा, अरे आ जाओ, देश भर से लोग सब इकट्ठे होकर आ जाओ, यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ, यहाँ से हम लोग सब कुछ चलाएंगे। लोग आए नहीं। गिन चुनकर कांग्रेस के कोई 50-100 लोग रहे होंगे, बाकी देश दिल्ली के लोग या देश के लोग या जंतर मंतर से उठकर लोग आए नहीं। उनको समझ लगी कि लोग इनके पीछे नहीं है, अपने आप शांति से अरेस्ट कराई। मतलब आपने कांग्रेस या ओपोनेंट रूल्ड स्टेट्स में जिन छात्रों के ऊपर बल प्रयोग का उदाहरण दिया है, उसके बारे में आपके ओपोनेंट्स का कहना यह है कि आप बताइए, हमने कहां पैलेट गन चलाई है या कहां हमने AK-47 लेके दौड़वाया है छात्रों को, बताइए। मैं आता हूं, जरा ध्यान करिए सुशील शिंदे जी का बयान 2012 का, जब आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ हमने लाठीचार्ज कराया, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, हमारे पास और हमने बर्बरता भी करी, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अरे भाई, पार्लियामेंट से कुल मिलाकर 100 मीटर 100 गज की दूरी पर अगर कुछ हो जाता है, और अभी तो आम आदमी पार्टी के सरकार है जहां पर उनके एक पुलिस अफसर ने, अधिकारी ने, अमृतसर के पुलिस अधिकारी ने बताया ना कि किस प्रकार से वहां पर आतंकी घुसकर वहां पर हमला करना चाहते थे पार्लियामेंट के ऊपर और छात्रों के ऊपर। तो वो सबको बचाने की जरूरत थी और 2873 लोगों की तो सूची आ चुकी। और आम आदमी पार्टी के नेता भी, आपके यहाँ प्रवक्ता नहीं है तो मुझे अच्छा लग रहा, परंतु आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का वीडियो मैं अभी आपको चलाकर सुना देता हूँ, जिसमें कह रहे हैं हमने छांट कर लोग यहाँ भेजे हैं, मोदी जी जो उखाड़ना चाहे उखाड़ ले। शब्द है, ये एग्जैक्ट शब्द है जो उन्होंने बोला वहां पर। तो क्या कि अगर आप जानकर शरारत करेंगे, अगर आप जानकर पार्लियामेंट तक घुसने की कोशिश करेंगे, अच्छा अगर कल पुलिस लाठीचार्ज ना करती और ये इनमें से, तो आरपी सिंह साहब आप ये कह रहे हैं कि ये छांट कर भेजे गए लोग थे। मैं तो आपको वीडियो भेज देता हूँ, चलवा दीजिए। और सौरभ भारद्वाज का ऑफिशियल वीडियो है, यूट्यूबर को कह रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि रेवल्टी का इशू है। तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि इनकी परेशानी समझिए, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, इनको तकलीफ है, इनकी आवाजें सुनिए। नहीं, आवाज तो सुनी जा रही थी, परंतु उस आवाज के बीच में शरारत नहीं अलाउ हो सकती ना जी। उसके बीच में पार्लियामेंट में जाकर घुसकर और पार्लियामेंट पर सख्ती नहीं हो सकती, या पार्लियामेंटेरियन के साथ गड़बड़ नहीं की जा सकती। और ये मैंने अभी तो पकड़ा उन्होंने अमृतसर में आतंकियों को जो ISI के द्वारा प्रेषित थे, उसकी कौन जिम्मेदारी। और दूसरी बात, ये अगला आरोप लगाते कि इतने लोग आए कैसे। तो फिर मोहन भागवत जी को ये क्यों कहना पड़ा कि इसमें कोई एंटी नेशनल नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं, इनकी बात सुनिए। हाँ, ये दिप्के ने कहा ना, और उसने कहा कि आधार कार्ड क्यों चेक कर रही है पुलिस। ये भी कहा दिप्के ने कि आधार कार्ड क्यों चेक कर रहे हैं। जब सौरभ दास ने कहा आधार कार्ड, हम आधार कार्ड नहीं चेक होने देंगे। अरे जब पुलिस चेक करे तो भी दिक्कत, अगर पुलिस उनको रोके तो भी दिक्कत, और अगर पार्लियामेंट में घुसने किससे रोके और वहां पर परिस्थिति इस प्रकार की खराब हो जाती है। आप ये कह रहे हैं आरपी सिंह साहब कि आंदोलनों से निपटने के लिए जो कांग्रेस ने किया, वो आप सिंधे साहब का भी उदाहरण दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सरकारों का यही रवैया रहा है, सरकारों की यही रवायत रही है, और हम भी सरकार में हैं तो वही रवैया और रवायत आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये सरकार का रवैया नहीं, झारखंड के अंदर क्यों नहीं होगी लाठीचार्ज, क्योंकि शांति बनाकर बैठे हैं। वहां पर देश विरोधी नारे नहीं लग रहे, वहां टुकड़े टुकड़े की बात नहीं हो रही, वहां
राम के पति सीता के पति राम की तो चर्चा स्टार्ट नहीं हो रही। विद आपने ये कहा कि अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि जेन जी के साथ जो बेस्ट कनेक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का है? नहीं, हमारे तो यहाँ लगातार कनेक्ट होता है और जब से बालक शाखा जाना शुरू करता है तब से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर युवा मोर्चा में काम करता है, चलिए, तब कनेक्ट होता है। अंशवत्स जी को शामिल करता हूं। अंशवत्स जी, कितनी बर्बरता आप लोगों ने की है और इस समय आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, थोड़ा इसमें गिरेबान में भी झांकना चाहिए, आरपी सिंह कह रहे हैं। देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की ना एक राजनीति रही है। पहले ये लोगों को धर्म के नाम पे बांटते हैं, फिर लोगों को जाति के नाम पे बांटते हैं, और अब ये लोगों को राज्य के नाम पे जो है प्रदर्शन के नाम पे बांट रहे हैं छात्रों को, कि जंतर मंतर का प्रदर्शन अलग है, झारखंड का प्रदर्शन अलग है। अरे प्रदर्शन इस देश के छात्र ही तो कर रहे हैं। जंतर मंतर पे क्या इस देश के छात्र नहीं थे? क्या वहां पे इस देश के कोने कोने से आए छात्र नहीं थे? दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे जो है सुशील कुमार शिंदे जी के बयान का जिक्र किया। अब तो मैं उसी बयान पे जो है सुषमा स्वराज जी ने उसी बर्बरता पे, जो ये कहते हैं कि बर्बरता है, उसमें सुषमा स्वराज जी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो है गृह मंत्रियों का बर्खास्त किया जाए। तो अगर सुषमा स्वराज जी ने उस समय पे बर्खास्त की मांग की थी, कहा था कि वो बर्बरता है, तो आज जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, फिर यहाँ पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी से आरपी सिंह साहब को जो है बर्खास्त करनी चाहिए कि हमें तो आप ये बताइए ना, वो तो उनसे बात कर लेंगे हम, लेकिन आप ये बताइए कि शिंदे साहब ने उस समय जो किया था वो कांग्रेस की निगाह में गलत था, तो कांग्रेस उसकी भर्त्सना करती, कहती कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इनको हम हटा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ दिनेश जी, ये होता है सिलेक्टिव बातें करना। अब यहाँ पे जब आप उस सुशील कुमार शिंदे जी के एक्शन को यहाँ से कंपेयर करते हो तो दोनों अलग है। यहाँ पे जो है एक्सपायर्ड या गैस का इस्तेमाल किया गया, कीड़े वाली लाठियों का इस्तेमाल किया गया, ये सब चीजें तो उस समय पे इस्तेमाल नहीं की गई थी। वहां पे उस समय पे पैलेट गन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। उस समय पे जो है बिहार में जैसे AK-47 चल गई थी, ऐसा तो नहीं हुआ था सीन। तो यहाँ पे ये सब बातों को जब कंपेयर करते हैं तो आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हर एक बातों को कंपेयर करना चाहिए। सवाल यहाँ पे ये है कि आज ये इस देश की सच्चाई है कि पहले पूरे जनरेशन को गटर जनरेशन बोलने के बाद, एंटी नेशनल बोलने के बाद, वायरस बोलने के बाद, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी छात्रों के साथ संवाद करना चाहते हैं तो हम इस संवाद का स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि आप छात्रों पे बातचीत करना चाहते हो तो आइए छात्रों पे बातचीत करते हैं। छात्र चाहते क्या? इस देश के छात्र, इस देश के छात्र चाहते हैं कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? मैं आपको आंकड़े बताता हूं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 22,000 जो पद हैं वो खाली हैं प्रोफेसर्स के। IIT, IIM, NIT, आज IIT में प्रधानमंत्री मोदी जी गए, उसी IIT में जो है 56% प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पे जो है 54% स्टाफ की शॉर्टेज है। आपने चुन चुन के RSS के लोगों को भरने का काम किया, चाहे VC हो, चाहे तमाम स्टाफ हो। और आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे कॉलेजेस, तो ये पद खाली क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चुन चुन कर भरने का काम किया गया है, तो ये पद खाली क्यों पड़े हुए हैं? चुन चुन के ये VC को डालते हैं। प्रोफेसर्स की यहाँ पे मैंने बात की, जो यहाँ पे खाली पद है, प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। VC को आप ऐसा बना दीजिए ताकि जो है वहां पे कोई भी प्रदर्शन, आपको याद होगा कि इसी VC के कारण जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और JNU के प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने छात्रों को कहा कि अगर आप जंतर मंतर जाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर वहां पे छात्र जाना चाहते हैं, उनको लोकतांत्रिक अधिकार, आप रोकने वाले कौन होते हैं? छात्र चाहते क्या? आज रोजगार चाहते हैं। आप झारखंड पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आरपी सिंह साहब, लेकिन इस चीज पे बात करेंगे जो वहां पे घोटाला हुआ था, व्यापक घोटाला, इस देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला होता है। के अंदर राहुल गांधी इस्तीफा का मांगेंगे। राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे? वो एजुकेशन मिनिस्टर भी वहां के, वो शिक्षा मंत्री भी है वहां पे। मैं बताता हूँ आरपी सिंह साहब, आपने यहाँ पे झारखंड की बात की, मांगेंगे। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, जवाब लेते हैं आरपी सिंह साहब, जवाब लेते हैं। राहुल गांधी किसी ने सेलेक्टिव हैं आप लोग, इस्तीफा नहीं मांगा। सेलेक्टिव हैं आप लोग, वरना अभी तक झारखंड में इस्तीफा हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैं आपका सवाल ले गया आरपी सिंह साहब, जब वो बोल रहे हैं तो मैं आपका सवाल ले गया हूँ, आपके पास आएंगे तब बात करिएगा। हाँ, देखिए जब ये झारखंड की बात करते हैं ना तो झारखंड पे हर पैमाने पे बात करनी चाहिए। मुझे तो नहीं एक तस्वीर दिखती कि प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर उनका कोई भी मंत्रिमंडल या कोई एक छोटा भी उनका पार्टी का कार्यकर्ता अगर जंतर मंतर गया हो तो मुझे नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राहुल गांधी जी ने सीधा छात्रों से बात की और पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां पे भेजा। देश भर से हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक वहां पे जा रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, दौड़ भाग हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जैसा जो पैमाना आपने केंद्र में लगाया, अंशवत्स, जो आपने यार्ड स्टिक यहां के लिए रखी, वो यार्ड स्टिक वहां के लिए क्यों नहीं है?
नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, कार्रवाई अगर यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन से पहले कोई अगर सरकार ने कार्रवाई की हो तो बताते हैं आरपी सिंह साहब, लेकिन यहाँ पे मैं बता मतलब आप कह रहे हैं, तो आपने प्रियंक खड़गे ने जो कहा था कि पहले आप लाठी खाइए, पहले आप प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद आइए इस्तीफा होगा, आप ये कह रहे हैं कि अगर पहले कर दिया होता तो बताइए, मतलब आप ये पूरी प्रोसेस बना चुके हैं, इसको आप पैमाना बना चुके हैं कि जब ये सब हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कार्रवाई क्या होनी। नहीं दिनेश जी, झारखंड की जब आप बात करते हैं ना तो मैं आपको कार्रवाई बताता हूं। कार्रवाई ये है कि वहां पे 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है, सीआईडी की जांच खुद सरकार ने पहले की है, हेमंत सोरेन तो ये सब तो यहाँ पे बताया जा रहा था, ये सब तो यहाँ पे बताया जाता, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है, कैसे एनटीए के ऑफिसर्स जो है। गठन कब हुआ दिनेश जी, आप बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ? जब मैं ये कह रहा हूं कि कदम तो यहाँ भी उठाए जा रहे थे ना, वहां के आप कदम बता रहे हैं, मेन चीज जो मुखिया हो डिपार्टमेंट का उसका इस्तीफा। अगर आप ये कह रहे थे कि वो सिंबल हैं, वो एक डिपार्टमेंट जिसमें गड़बड़ हुई है उसके मुखिया हैं और नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि उनसे नहीं चल पा रहा है, उनको हट जाना चाहिए, तो ये यार्डस्टिक वहां क्यों नहीं है? You show me the man, I'll tell you the rule वाला हिसाब क्यों है? नहीं, ये एकदम सही है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब कार्रवाई सरकार कर रही होती है ना, उसकी मंशा दिख जाती है, और ये खुद चिराग पासवान जी ने कहा है रिपोर्ट खुद ऑन रिकॉर्ड आके कि सरकार तो वहां पे कार्रवाई कर रही है। जो छात्रों से वहां पे जो डेलीगेशन गया, उन छात्रों ने कहा कि हाँ, हमें सरकार की कार्रवाई पे विश्वास है, तो छात्र कार्रवाई कौन सी कार्रवाई? अंशवत जी देखिए, अंशवत जी आपने तमाम तरह की कार्रवाइयों को यहां जो की जा रही थी वो खारिज किया। जब यहां सरकार एक के बाद दूसरा अनाउंसमेंट कर रही थी, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम सजा को भी कड़ा कर रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना रहे हैं, एनटीए के ऑफिसर बदल दिए गए, सेक्रेटरी बदल दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये सब किया जा रहा था, आप इस कार्रवाई को कार्रवाई नहीं मान रहे थे। आप कह रहे थे कि इस्तीफे से कम क्या होना चाहिए? ये इस्तीफा, अगर इस्तीफे से कम कुछ मंजूर वहां नहीं, तो इस्तीफे से कम यहां पर कार्रवाई आपको मंजूर कैसे? नहीं, मैं बताता हूं हम क्यों नहीं मान रहे थे। क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान खुद पार्लियामेंट्री कमेटी में आके, सदन में आके 2024 के पेपर के लीक के बाद कह दे कि नहीं, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, उन व्यक्ति को आपके पद पे रहने का मौका देंगे? यहाँ पे सरकार छात्रों से संवाद करी है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होते हुए कह रहे हैं कि वो तो दहशतगर्द है। मतलब आपका ये है कहने का, ना, आप जो कह रहे हैं उसको मैं अंशवत से ऐसे कह सकता हूं? नहीं, सुनिए, आप जो कह रहे हैं शिक्षा के मामले में डिपार्टमेंट में अगर गड़बड़ी हो, अगर रिक्रूटमेंट्स में धांधली हो, अगर पेपर लीक हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में तारा लगा देंगे और आप कहेंगे नियम और शर्तें लागू। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है तो उसका इस्तीफा हो जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री नहीं है तो हम तमाम दूसरे नियम कायदे देख लेंगे कि कैसे उनको वहां अपने पद पे बनाए रखना है। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है। अब जरा मैं आपको एक बयान आपको यहाँ पे कोट करना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अगर सीआईडी की जांच अगर मेरे घर तक भी आती है तो मैं खुद उस जांच में शामिल होने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहा गया, क्या किया जा रहा है, क्या कह दिया गया, जुबानी जमा खर्च क्या हो गई? अंशवत जी वो अपनी जगह, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने कहा कि एजुकेशन के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, वो जीरो टॉलरेंस वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, अंशवत जी सुना कीजिए, अंशवत जी आप बोलते चले जाते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मेरा सवाल कैसे सुनेंगे? अगर आप बोलते ही चले जाएंगे, देखिए सिर्फ बोलते चले जाना और उस बोलने के में अपनी आवाज को बढ़ा लेना और एक मोमेंटम क्रिएट करके बोलते चला जाना, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उससे मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे और सिर्फ अपनी बात कह के चले जाएंगे। मैंने आपका सवाल सुना है, आप मुझे बस 5 सेकंड दीजिए। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, एक बार मेरे को सबके पास जाने दीजिए। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास जा रहा हूं। भुवन भास्कर जी, इस पूरे मामले में क्या आप लोगों ने यह समझा है कि हमारे लिए तो चंदा चोरी वाले मुद्दे को उठाते रहने में ही त्राण है, उसी में हमारे लिए जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गति उसी में है, इस वाले मुद्दे में हमारे लिए उतना कुछ नहीं रखा हुआ, इसीलिए आप क्या इस मुद्दे में अगर दिखते भी हैं तो नेपथ्य में दिखते हैं? देखिए, देश ये देख पा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी अहंकार की भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, और हम ये देख पा रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बच्चों को T20 और E20 में उनका फ़ायदा करा के उन लोगों के दर्द को नहीं समझते हैं। ये पूरे देश ने देखा किस प्रकार हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे और किस प्रकार हमारे छात्रों के खून सने हुए और AK-47 चलाते हुए और पैलेट गन चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश ने देखने का। हमारी समाजवादी पार्टी ने क्या काम करा? उन्होंने मरहम लगाने का काम करा। माननीय सांसद डिंपल यादव जी सबको दुख में उनके साथ खड़ी रहीं और उनके मरहम लगाते रही। ये चित्र पूरे देश के सामने
उपस्थित है और माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक इन छात्रों के साथ खड़े रहे। और हमारा ये मानना है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो बच्चे 21 बच्चे मर गए थे लेकिन माननीय मोदी जी को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। आप ये कह रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हो जब हमारी या वो सोरेन हो, और आप ये कह रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हो या सोरेन हो, इस्तीफा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बेटियों से माफी वो लोग मंगवा रहे थे जो माफी वीर है देश के, ये भी देश देख पा रहा था। माफी वीर लोग ही तो माफी मंगवाएंगे हमारी बेटियों से, और उनके कंधे ऊंचे हो रहे थे। इसमें हमारी बेटियां आंदोलन कर रही थी, अपने 21 मरे हुए जो उनके साथी थे उनके लिए लड़ रही थी। तो आप ऐसे करो, झारखंड कब जाएंगी? और पूरे देश ने देखा किस प्रकार इन्होंने अत्याचार की सीमा लाई। झारखंड कब जाएंगी? एसपी सिंह साहब, क्या दर्द हो रहा है आपके? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, वो एक जायज सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वो जायज सवाल पूछ रहे हैं भुवन भास्कर जी। हर चीज में देखिए जहां वो नाजायज कहेंगे मैं उनको खुद रोक दूंगा। मेरी बात तो सुनिए भुवन भास्कर जी, वो ये कह रहे हैं कि जैसी ना एंकरिंग नहीं कर रहे हैं वो, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा, सुनिए। और अगर वो नाजायज होता मैं खुद रोक देता। भुवन भास्कर जी, केवल नाराजगी से काम नहीं चलेगा। देखिए प्लीज, वो भी आपकी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से हैं, आपके दुश्मन नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आप सेलेक्टिव कब तक होंगे। अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है तो ये चिंता झारखंड की सीमा के अंदर क्यों नहीं? ने कुछ बोला क्या? इनको हमने फ्री हैंड दिया, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं क्या? एसपी सिंह, हमारी आवाज को दबाना चाहते हो क्या? हम जब आप मुद्दे पे नहीं आना चाहते। जोशी जी, मेरा नाम एसपी भुवन भास्कर जी, नाम ठीक से भुवन भास्कर जी, भुवन भास्कर जी, भुवन भास्कर जी, प्लीज बात सुनिए, प्लीज बात सुनिए। भुवन भास्कर जी, आपको आवाज आ रही है क्या? भुवन भास्कर जी, आपको आवाज आ रही है? एक सीधा सा सवाल ये है कि ये नाराजगी आपकी सेलेक्टिव क्यों दिखाई दे रही है? आपकी ये नाराजगी सेलेक्टिव क्यों दिखाई दे रही है? अगर ये आपका किसी एक मुद्दे को लेकर चिंता है तो इस मुद्दे की चिंता तो झारखंड में भी आपको होनी चाहिए ना। बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी का साफ कहना, हम लोग जैन जी के साथ हैं, यूथ के साथ हैं। कहीं भी जैन जी और यूथ के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री का अत्याचार, ये पॉलिटिकली राइट स्टेटमेंट है, भूला नहीं है क्या हुआ? ये पॉलिटिकली राइट स्टेटमेंट है भुवन भास्कर जी। लेकिन क्या ऑपोजिशन के लोग आर दे वॉकिंग द टॉक? ये आपने पॉलिटिकली राइट स्टेटमेंट दिया है कि जेनजी के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, जेनजी के मामलों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ये पॉलिटिकली राइट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या आपने जो दिल्ली में किया और देखा, क्या आप झारखंड में वो देख रहे हैं और कर रहे हैं? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी परीक्षा लीक होती है वो परीक्षा लीक नहीं होती है, वो सरकार फेल होती है। चाहे वो तो आप लोगों को झारखंड में भी सक्रियता से इसमें हिस्सा लेना चाहिए था ना। का इस्तीफा फिर ऐसे में आप मौका देते हैं आरपी सिंह साहब ये पूछें कि डिंपल जी वहां जा रही हैं क्या, झारखंड भी जा रही हैं क्या छात्रों के हित की आवाज उठाने के लिए? तो आप नाराज होने लगते हैं। लेकिन अब मैं राजा गोपालन साहब के पास जाऊंगा। राजा गोपालन साहब, पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है उनकी अपनी मजबूरी भी है और पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। लेकिन इस सब के बीच में तटस्थ नजरिया आपका मैं ये चाहता हूं, कौन है जो इस पूरे इकोसिस्टम में फिलहाल पूरा जो पॉलिटिकल और वोटर्स, पूरा जो हमारा जो डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम है, इसमें कौन है जो आपको छात्रों की हित की बात करता हुआ और जेन्युइनिटी से करता हुआ दिखाई दे? क्योंकि जेन्युइनिटी से ही कनेक्ट एस्टेब्लिश होता है। मुझे लगता है दिनेश जी, 2014, 2019, 2024 ये तीनों चुनाव का परिणाम देखोगे, नरेंद्र मोदी का एक विपक्ष नेता चाहिए, स्ट्रॉन्ग विपक्ष नेता। इंडिया में नरेंद्र मोदी को उंगली उठाने के लिए एक विपक्ष नेता चाहिए। लेकिन 2023 में बिहार में, पटना में इंडिया अलायंस का मीटिंग हुई थी। 2024 चुनाव में इंडिया अलायंस का पता भी नहीं लगता है। 2024 के बाद सारी लोग छोड़ करके गए हैं, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल इत्यादि इत्यादि। आम आदमी चाहते हैं, पब्लिक चाहती है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर। उसको एब्सेंस में कॉकरोच जनता पार्टी उभर के बाहर आई है, स्टूडेंट मूवमेंट में आई है, जेन जी आई है। जेन जी का जो आरएसएस लीडर कल बोला है वो समझना चाहिए। आज शशि थरूर ने राहुल गांधी का आईना दिखाया, वो भी आप सुना दीजिए सब लोग, वो भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुना दीजिए।
वो भी बीजेपी प्रवक्ता को सुना दीजिए, वो लफ्ज हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला। स्टूडेंट्स का एजिटेशन कांग्रेस खो गया कह रहे हैं, लेकिन जिधर भी छात्रों को गूंज में जाओगे, राहुल गांधी का 3 प्रवक्ता याद आ जाते। किसी में आप टेप रिकॉर्ड देख ले दे दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, अंबानी, अदानी, मोदी, अमित शाह, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अभी आरपी सिंह साहब को भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, शशि थरूर साहब को जो स्टेटमेंट के ऊपर सब लोग टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन पंजाब में जो अमृतसर पुलिस कमिश्नर का तल बदला किया है, वो पुलिस कमिश्नर क्या बोल रहे थे, वेस्ट बंगाल पुलिस कमिश्नर क्या बोल रहे थे जंतर मंतर को बात में, इत्यादि। ये मुझे लगता है कांग्रेस फेल हो चुकी है, पार्लियामेंट को रोकना गलत है, पार्लियामेंट में आकर के भाषण देना है, पार्लियामेंट के डर के मार के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जेनजी मांगती है पार्लियामेंट चले, जेनजी मांगती है आप लोग बीच में संवाद होना चाहिए। रांची को सब लोग नेता जाना चाहिए था, लेकिन उधर स्टूडेंट्स ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं किया। वो भी है ये कॉकरोच पार्टी से झारखंड आईना दिखा दिया कांग्रेस को। प्लीज आपने जो आपकी बातों का लब्बो लुआब जो ये है राजा गोपालन साहब, जिसको लेकर मैं आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं, क्या वो भी इससे सहमत हैं, उनसे मैं जानूंगा। और अंश वत्स जी, आप हाथ खड़ा किए हुए, मैं आपको देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। लेकिन आपने ये कहा कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मजबूत होने चाहिए, सत्तारूढ़ दल के लिए एक मजबूत चुनौती ऑपोजिशन से होनी चाहिए, वो नहीं थी, और इसी वैक्यूम को भरने के लिए सीजेपी आया। आपने एक बात तो गौतम जी, एक सेकंड, जो 2024 का परिणाम ये है, रीजनल पार्टीज को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है, इसीलिए स्टूडेंट जनरेशन जेनजी ऊपर के आ रहे हैं। ये नेपाल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, इंडिया में विचित्र स्थिति है। ये राहुल गांधी के फेलियर के वास्ते नहीं, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं कि इन्होंने रीजनल पार्टीज को समाप्त कर दिया। कांग्रेस को समाप्त किया, रीजनल पार्टी के नहीं है, कांग्रेस को समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस ने यूपीए सरकार का सेम प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट आते थे क्या, पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में आते थे क्या, सुशील कुमार शिंदे पार्लियामेंट आते थे क्या। राहुल गांधी का कैसे आज पता लग रहा है अमित शाह नहीं आ रहे, उनको रोस्टर ड्यूटी होते हैं भैया, रोस्टर ड्यूटी। मैं ये कह रहे चरणजीत सिंह चन्नी क्यों नहीं आ रहा पार्लियामेंट को, राहुल गांधी भाषण टाइम पर 5 पंजाब एमपी क्यों एब्सेंट था, ये बता दो। चलिए, ये यहां पे भी सेलेक्टिव है क्या पार्लियामेंट में अटेंडेंस के मामले में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या ये डिक्टेट किया जा सकता है? ये बात हमने देखी भी है, रस्साकशी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहां पर गृहमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। उधर आपने देखा कि किरेन रिजिजू ने कहा कि आप ये नहीं बताएंगे जिस मंत्री का संभावित विभाग से संदर्भ, जिसका बिजनेस होता है वो मंत्री यहां मौजूद है, आप नहीं बताएंगे। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन आपने 2 चीजें आप कह दी कि अटेंडेंस के मामले में कौन, ये इसमें भी वो आईना दिखाए जिसका अपना हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो, और दूसरे आपने कह दिया कि पॉलिटिकल वैक्यूम ओपोनेंट्स के हिसाब से एक बड़ा है, उसी को आकर सीजेपी ने भरा है। क्या ऐसा है अंश वत्स? पहली बात तो इन्होंने अटेंडेंस को लेकर बात किया। अमित शाह जी को जो हमेशा सदन में पहले आते थे, आप मुझे एक सिटिंग आप बता दीजिए जो लोकसभा में राज्यसभा में उनकी रही हो, कह रहे कि भाई जिनकी, अरे राहुल गांधी जी तो रोज लोकसभा में आ रहे, राज्यसभा में आ रहे हैं, रोज लोकसभा में आ रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो इस उम्र में भी जो राज्यसभा में बैठ रहे हैं, सोनिया गांधी जी की लगातार तबियत खराब रहती है वो फिर भी आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो शायद से लोकसभा राज्यसभा जो हमारा सदन है वो शायद मनमोहन सिंह जी, आपको याद होगा कि जब इतनी खराब उनकी तबीयत थी, एक ऑर्डिनेंस दिल्ली का पास हो रहा था, उसमें भी वो वोट करने के लिए आए थे। उनको ये मोदी जी का भाषण था कि भैया उनको पता है, उन्होंने बड़ी उनकी तारीफ करी थी मनमोहन सिंह जी की, इस उम्र में भी, इस तबीयत के बीच में भी वो आए। तो मनमोहन सिंह जी की जब आप बात करें तो हर एक बात पे बात करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि आप जब पार्लियामेंट को टाइम पास समझते हैं तो आप कैसे आएंगे जवाब देने के लिए? प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सारे सत्र बीत के, 5 सत्र में आपको कह रहा हूं, 5 सत्र में आप बता दीजिए पूरा सत्र का प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो नहीं आएंगे होंगे। सवाल लेकिन राजा गोपालन साहब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर ठीक है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से काम ना चले तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन संसद के अंदर चर्चा होना चाहिए, बाहर के प्रदर्शन और घेरावों से बात नहीं बनती। सिर्फ दिनेश जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब यहाँ पे इन्होंने बात किया कि भाई जो है जो सदन में हंगामे को लेकर उन्होंने बात किया, तो मुझे शायद से लगता है कि यहाँ पे उन्होंने जो निंदा करने का काम किया, शायद से यहाँ पे उन्होंने सुषमा स्वराज जी की निंदा करने का काम किया, उन्होंने अरुण जेटली जी की निंदा करने का काम किया। क्यों चरणजीत सिंह नहीं आ रहा, ये बता दो। शशि थरूर क्यों आ रहा है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ,
सुषमा स्वराज जी तो जो कहती थी ना कि भाई अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, शायद से उन्होंने गलत कहा था, यहाँ पर उनकी निंदा होनी चाहिए। ऐसा अगर राजगोपाल सॉरी जो हमारे ये वरिष्ठ पत्रकार जी अगर वो कह रहे हैं किस संदर्भ में कहा था ये भी बता दीजिए। क्या किस संदर्भ में कहा था ये बता दीजिए। जब कोर्ट से वर्डिक्ट आ चुके थे, कोर्ट ने आदेश दे दिए थे, कोर्ट ने आपको गुनाहगार ठहरा दिया था, छात्रों पे आपने लाठी डंडे चलवा दिए, उन्होंने गुनाहगार ठहरा दिया था। अगर यहाँ पे छात्रों के साथ आप बर्बरता करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप छात्रों के साथ अगर यहाँ पे टीयर जो है एक्सपायर्ड टीयर गैस का इस्तेमाल करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो महिलाओं के साथ बर्बरता की इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अपने नेता की तरह कब से हो गए? मैं समझा तुम अपने राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हो। अरे जो नहीं, लेकिन आप आरपी सिंह साहब एक सवाल और आरपी सिंह साहब आज आरपी सिंह साहब एक सेकंड अंशवाद साहब ने बात कही है, मुझे अब आरपी सिंह साहब से बात करने दीजिए। केरल के मुख्यमंत्री को नहीं पहले आप आरपी सिंह साहब एक सेकंड अंशवाद आता हूं प्लीज, कंट्रोल प्लीज, आता हूं आपके पास। मैं आरपी सिंह साहब आपसे ये पूछ रहा हूं कि कमियां अगर नहीं होती और गुंजाइशें नहीं होती तो ये क्यों समझा जाता कि अब जाइए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाइए, रील्स बनाइए, जनता से कनेक्ट स्थापित कीजिए। उस एक वर्ग से आप एकदम कटे हुए हैं। अगर ये डिस्कनेक्ट नहीं होता तो संघ प्रमुख को ये क्यों कहना पड़ता कि इनकी भाषा समझिए, इनको डिक्टेट मत कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, इनसे संवाद स्थापित कीजिए। और उनको आकर ये क्यों कहना पड़ता कि इनकी बातों को समझना आवश्यक है, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। ये भी तो एक तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन को, पार्टी को आईना दिखाने वाली ही बातें थी ना। वही संघ की ओर से लगभग 80,000 शाखाएं देश में चलती हैं, जिसमें आधे से ज्यादा जनजी और जन अल्फा होते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें एबीपी के 40 लाख से अधिक छात्र हैं जो कि उसका फिर ये जब आप कह रहे हैं तो संघ प्रमुख की मुंह से तो फिर ये नहीं आना चाहिए, उनकी तरफ से आना चाहिए था कि हम ऑलरेडी जेनजी का ख्याल रख रहे हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और कहीं कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कोई नीड गैप नहीं है जिसको पूरा करना है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, आगे अच्छा करने की गुंजाइश तो हमेशा सदा बनी रहती है। तो मानिए मोहन भागवत जी ने माना कि हमें और अच्छा करना चाहिए, परंतु मैं ये बता रहा हूँ कि 26,000 से अधिक स्कूल चलते हैं संघ की ओर, जो संगठन है, तो उसमें भी कोई 2 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। आप तो यही कह रहे थे ना कि हमने कानून लेके आए, आप तो सब चंगासी मोड में रहते हैं। आपको तब याद आता है कि हमारे झारखंड का जब आपका प्रदर्शन होता है। गांधी झारखंड का, राहुल जी झारखंड तब जाएंगे जब आप यहाँ पे गुजरात की बात करेंगे। राहुल जी तब जाएंगे भुवन भास्कर जोशी, इस सब के बीच में जब आप उड़ीसा की बात करेंगे, खासतौर से जेनजी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनरेशन जी से जुड़े हुए मुद्दों के मामले में कांग्रेस के बरक्स समाजवादी पार्टी, मतलब जो ओपोनेंट्स का आपका मतलब ये जो ऑपोजिशन पार्टी का यूनिवर्स है, इसमें आप अपने आप को कहां पा रहे हैं जेनजी से कनेक्ट करने के मामले में? देखिए माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश जी, माननीय डिम्पल जी, हमेशा माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है। हम लोग हमेशा इस देश के युवाओं के साथ, जनजी के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना, मैं कोई हिचक नहीं है, देश की आज़ादी को लिया जाए या चाहे अन्य सरकारों को बनने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। उसमें जो युवा पीढ़ी थी उसका बड़ा योगदान था। हालांकि आज सत्ता में आने पे इनका इतना अहंकार जाग गया कि इनके मंत्री कहने लग गए कि हम ये एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे हुए हैं, क्योंकि जब युवा अपने लिए लड़ता है तो देश के तरीके से ये बातें सोची और कही जा रही हैं। भुवन भास्कर जी, मैं ये मानता कि ये बातें बड़े कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है। अगर ऑपोजिशन कोई ब्लूप्रिंट भी सामने रखता, अगर ऑपोजिशन ये बताता और ये कहता कि अगर इस रास्ते पर चलते तो कहीं कोई पेपर लीक नहीं होता, अगर इस रास्ते से चलते तो कहीं इस तबके के साथ कोई अन्याय नहीं होता, उनका भविष्य सुरक्षित होता, अगर ये ब्लूप्रिंट्स भी रखे जाते वैकल्पिक रूप से कि इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये लगता कि ये रचनात्मक है। अगर हमारी सरकारों में भी पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की खबरें आई, लेकिन फिर हमको मौका नहीं मिला, कोई और है वहां पर बैठा हुआ, तो हम ये आवाजें उठाने लगे, तो ऐसा लगता है कि अपना तो कोई नहीं देखना चाहता और दूसरे में तमाम छेद दिखाई देते हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इस सरकार की हठधर्मिता दिखाई देती है। माननीय अटल जी की भी सरकार थी, आप देखिए कितने विपक्ष के लोगों को निमंत्रण मिलता था कि आइए बात करिए, बैठिए, संवाद कीजिए। इस पार्टी की क्या नियत है? इसके लोग कैसे उपहास उड़ाते हैं, कैसे। मैं जब आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो अंश फौरन ही हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। क्या अंश, मैं अभी भुवन जी से सवाल ना करूं, आपके पास आ जाऊं?
थोड़ा रुकिए, अभी आप ही से मैंने बात की है, एक बार भुवन जी से बात करने दीजिए। आता हूं आपके पास। हाँ भुवन, बात पूरी कीजिए। देखिए, हमें हमेशा विपक्ष को साधने की, विपक्ष के सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ सरकार की थी। मैं अटल जी की तारीफ करना चाहूँगा। अटल जी की सरकार में कितनी ऐसी मीटिंग होती थी कि विपक्षी दलों को न्योता दिया जाता था, उनके साथ भोज करा जाता था। एक परिपाटी थी, एक स्वस्थ पॉलिटिक्स थी। ऐसी इंदिरा जी के समय में, अन्य दलों के समय में देश ने देखा है, मनमोहन सिंह जी के समय में देखा है। लेकिन आदरणीय मोदी जी की जब से सरकार आई है, विपक्ष के दमन का सिंगल एजेंडा चल रहा है कि उनके MP MLA खरीदो, उनकी पार्टियों को तोड़ो। आज किस राजीव गांधी जी का नाम लेना भूल गए, ब्लूप्रिंट मांगेंगे या कैसे राय मांगेंगे? आप पार्टियां तोड़ेंगे, MP MLA खरीदेंगे और ये गोदी मीडिया उनको दिखाएगा। इस तरह थोड़ी चलेगा देश। अपनी बारी में देश चलेगा। अपनी बारी में बोलिएगा। अगले 30 सेकंड भुवन भास्कर जी को बोलिए। मैंने किसी भी पैनलिस्ट के बीच में नहीं बोला। मैं ये बात कह चुका हूं, आप अपनी बात हमारे विषय को लीजिए। हम विपक्ष की आवाज है, टीवी में तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया जाता, विपक्ष का दमन किया जा रहा है, तो हम अगर चाहते हैं, हम कैसे अपनी बातें कहें? आप ये कह रहे हैं तभी शांत होता है जब आप हमारी आवाज को दबा देंगे। ये विपक्ष की आवाज को दबाना जो चाहते हैं, इनका अहंकार इसी में जगा हुआ है। आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की जो सरकार है, वो ये चाहती है कि विपक्ष के लोगों की आवाज ना जाए। हमारे इनके विपक्ष के लोग कोई क्वेश्चन करे, हमारा जैन जी कोई क्वेश्चन करे, हमारी मातृशक्ति कोई क्वेश्चन करे, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये मातृशक्ति की चिंता करते हुए आने वाले दिनों में आप सॉलिडेरिटी दिखाएंगे ना? डेमोक्रेटिकल देश है। संसद के अंदर महिला आरक्षण के बारे में हमें कहना चाहते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है कि हम लोग केवल यूथ के साथ है, जैन जी के साथ है, इस देश का हम यूथ के और जैन जी के साथ हैं। हमको भरोसे में लिया जाता तो हम कंस्ट्रक्टिव भूमिका भी निभा सकते थे, लेकिन ये तो असल में गुंजाइश सरकार की ही तरफ से है। आरपी सिंह साहब देखिए, अभी भुवन जी सब नेताओं का नाम लेके सोनिया गांधी की और राजीव गांधी जी का नाम लेना भूल गए। और मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, जरा ये भी बता दीजिए, किस प्रकार से CBI का मिसयूज करते हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से मिसयूज करती है और किस प्रकार से बाजू मुड़ोड़कर समर्थन जुटाया था, वो भी बता देते। क्या वो सब नहीं बताना ना, क्योंकि वो सूट नहीं करता। क्या कि सिलेक्टिव, वही मैं कहता हूँ, ये सब कुछ सिलेक्टिव मामला चलता है। मैं फिर वापस भुवन जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जाने से पहले उत्तर देकर जाइएगा। डिम्पल जी से बात कर लीजिएगा जरूर कि डिम्पल जी वहां पर झारखंड कब जाएंगे। और यही बात मेरी अंश से निवेदन है, कृपा कर अपने नेताओं से पूछ लो कि कब जाएंगे राहुल गांधी जी वहां पर, और कब इस्तीफा मांगेंगे वहां पर हेमंत सोरेन का। नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको पिकी राइट करना जो इनको सूट करता है। इनको किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है, अपना कुछ खड़ा नहीं। इसलिए तो आज कह दिया शशि थरूर ने कि क्या कहा कि आपका जो नीचे है वो आपका कनेक्ट नहीं बन पा रहा, आपका जो आप कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, गूंज, शासन की गूंज, उसका कनेक्ट नहीं बन पा रहा। उसका कारण ये है कि छात्र भी समझते हैं कि किस प्रकार से आप नौटंकी करते हैं, किस प्रकार से आप दिखावा करते हैं। आप बार बार कुछ इशू उठाते हैं, आपने कोर्स करेक्शन कर लिया है ना आरपी सिंह साहब? को लेकर सीरियस नहीं होते। आप लोगों ने जैन जी के मामले में कोर्स करेक्शन कर लिया है ना सारे? बिल्कुल सुनिश्चित रहिए, हमारे यहाँ कोर्स करेक्शन भी हो गया। और दूसरी बात, और तो बाकी पूर्व वाले मैंडेट में तो नहीं है ना ये वाली बात? वहां के मैंडेट ने ये तो नहीं कहा ना कि आप लोगों ने कोर्स करेक्शन नहीं किया है? नहीं, पर जो मैं मूल बात कह रहा था, अगर आपने ध्यान से देखा होता तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पे अपना रील डाला, उस दिन 10 लाख से अधिक एकदम फॉलोअर बढ़े उनके उसी शाम में। तो दिखता है कि कनेक्ट है, तभी तो लोग फॉलोअर बढ़ रहे हैं, और वो फॉलोअर भी वो बढ़ रहे हैं जो जेन अल्फा है। तो इसलिए कहना कि कनेक्ट नहीं, कनेक्ट तो लगातार है। प्रधानमंत्री जो ये तो परीक्षा के बाद चर्चा भी करते हैं, परीक्षा से पहले भी चर्चा करते हैं। अब ये अंश खास तौर से आपके पास जहां पर राज्य हैं, अंश वत्स आपसे ये सवाल है, क्या वहां आप ऐसा कोई मॉडल देंगे कि देखिए ये है मॉडल और ये है जीरो लीकेज मॉडल, ये है जैन जी के लिए फुली अश्योर करने वाला मॉडल और इसको पूरी जगहों पर अडॉप्ट किया जा सकता है? क्या ऐसा कर पाने और कह पाने की स्थिति में और देश को ये अश्योर कर पाने की स्थिति में है आप? जब आप बात करते हैं ना मॉडल को लेकर, तो कर्नाटक का मुझे एक दृश्य याद आता है कि वहां पे कैसे एक यूनिवर्सिटी में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे खुद CM और होम मिनिस्टर DK शिव कुमार जी, प्रियंक खड़गे जी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उन छात्रों से बैठ के सुनते हैं। ये नहीं होता कि हम कोई सेंट्रल पॉइंट चुनेंगे, वहां पे जाके मिलेंगे, नहीं, वहां पे जाते हैं और शांति से सुनते हैं। तो ये बात होती है। अब यहाँ पे जो आरपी सिंह साहब जो है, बाबा रामदेव वाला आंदोलन याद है सर, मैं खुद ही कवर कर रहा था। आप एक सेकंड, मुझे इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले आंदोलन भी याद हैं।
तो कितनी मुझे- सहृदयता के साथ सरकार जो है पेश आती है मुझे आंदोलनकारियों याद के है, साथ। ये भी सर ये याद मत है, बताइए, दिनेश जी, मुझे ये भी मैं याद आपसे है कि आपसे कैसे पूछ जो कुछ है और रहा था, गांधी जी खेत ने पूछ रहा था, आपने अपना खलिहान का जवाब काम दिया है। मैं आपसे नहीं, पूछ नहीं, रहा था एक कोई ऐसा मॉडल आप बना सकते हैं क्या जिसको ये कहा जा सके आप रेप्लिकेट कीजिए, जीरो एरर मॉडल है, पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है? कोई है मॉडल ऐसा आपका, या सिर्फ राजनीति करनी है? नहीं, राजनीति नहीं। पहली बात, राहुल गांधी जी जिस छात्रों की गूंज कार्यक्रम का यहाँ पे बार बार उल्लेख हो रहा है ना, उस हर छात्र की गूंज कार्यक्रम में सॉल्यूशंस भी देने का काम करते हैं। अगर सॉल्यूशंस की बात होती है तो हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण को सुनना चाहिए जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था इसी पेपर लीक के विषय पे, कानून पे, और उसमें उन्होंने कैसे अकादमिक कैलेंडर की बात की थी, तो हमें उस सुझाव को भी सुनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यहाँ पे आरपी सिंह साहब ने सिलेक्टिव बात की थी, सिलेक्टिव होके कि हम लोग सिलेक्टिव होके काम करते हैं, और जन अल्फा की बड़ी बात की थी। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे झारखंड का जब उल्लेख करते हैं तो आप बाड़मेर, गया, मुजफ्फरपुर, जालौर जैसे तमाम उन जगहों को क्यों भूल जाते हैं जहां पे जल अल्फा जो है आंदोलन तो वहां पे झारखंड में प्रदर्शन चल कर रहे रहे हैं ना भाई। सुविधाओं को लेके? आप उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उस पर मुंह फोड़ लेंगे आप। आंदोलन तो झारखंड में आज चल रहा है। आज वहां पे वहां 15 पे दिन से प्रदर्शन नहीं कर रहे नहीं, हैं, अंश वहां बात पे तो प्रदर्शन इसी नहीं तरीके कर रहे में हैं। तो फिर प्रियंका जी का वो वीडियो लाके रखा जाता है ना, जब आपके राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी और प्रियंका जी ये कह रही थी कि हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद ये पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं। ये जो साहब हैं अशोक गहलोत जी, ये चाह रहे हैं, तब वो सीएम थे, कि पेपर लीक रुके, लेकिन नहीं रुक पा दिनेश जी, रहे। मैं इस बात नहीं, दिनेश जी, मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने सरकार में रहने के बाद भी इस बात को स्वीकार किया। मैं आरपी सिंह साहब को ये चैलेंज करता हूं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भाषण सुना दे जो उन्होंने एक बात कह के पेपर लीक के खिलाफ चुनाव में लड़के आए थे। कहा था कि पेपर लीक रोक देंगे, बहुत माफिया है, लेकिन आज एक वो भाषण नहीं सुना पाएंगे। मैं गर्व से करूं कि हमारी नेता ने बोला सत्ता में रहने के बाद, उसने मुफ्त फेरने का काम नहीं किया। आज सवाल यहाँ पे ये है कि आप झारखंड की बात पूछा करने की उसका जवाब नहीं दिया कि कोई मॉडल एक आपने सेकंड पेश आरपी सिंह किया साहब, क्या? प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी कोई मॉडल बारी में पेश बोलिए, किया प्लीज क्या? रिस्पेक्ट द डिस्कशन, प्लीज रिस्पेक्ट द डिबेट, प्लीज बदलो ना। रिस्पेक्ट द डिबेट। अंश आरपी सिंह साहब, तो respect the आरपी debate, सिंह साहब मैं ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जीरो एरर वाले मॉडल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आरपी सिंह साहब इस बात पर जोर देना नहीं। चाह रहे हैं कि जीरो एक सेकंड। एरर मॉडल पॉसिबल ही नहीं है शायद, वरना अगर Possible होता तो हो गया होता। आपको- आरपी सिंह साहब आप ये कह रहे हैं क्या? आप राजस्थान नहीं की जब जीरो बात करते हैं ना, जीरो एरर मॉडल अब पेश होगा। अब अभी जो एक सेकंड एक्सपर्ट दिनेश जी, कमेटी जब आप बनाई है, नहीं तो अभी तो एक सजाओं को ही मिनट, सख्त कर रहे हैं ना आप। उसके अंतर्गत जो 2024 में आपने वो सख्त पब्लिक डोमेन में सख्त जाएंगी, सजा वाले ही उसकी चर्चा कानून होगी। लाए थे ना, एक सेकंड तो सुनिए। आपने 5 की जगह 10 साल की सजा कर दी। नहीं, कानून 1 था, करोड़ की जगह 10 करोड़ पर्चा का लीक जुर्माना, होने के बाद 20 था। साल की अब सजा पर्चा कर दीजिए, लीक ना, 100 उसके करोड़ का ऊपर कमेटी जुर्माना, बनी लेकिन है। ये रुकेगा कैसे? इसकी बात कौन करेगा? वो नहीं बता पाएंगे रुकेगा कैसे, उसी पे तो क्योंकि इनको कमेटी आप- बनाई ना सरकार नहीं, वो तो आप भी नहीं उसमें बता 10 पा रहे हैं कमेटी अंश बनाई है। लेकिन कुमार हम तो विक्रांत के बता पास मैं रहे हैं, जाऊंगा। राजस्थान कुमार की विक्रांत बात इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज जानते हैं आप कि कहां कहां से वहां देश के दूरदराज हिस्सों से वहां अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए छात्र पहुंचते हैं, तैयारियां करते हैं, और बहुत सोच समझकर इस जगह को चुना गया है कांग्रेस की तरफ से। कुमार विक्रांत वहां क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या चल रहा है? मंच पर राहुल गांधी पहुंच गए क्या? मुद्दे क्या उठने वाले हैं? आइए उनके पास जाएं और समझें। कुमार, ये देखिए 7:10 पर राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले यहाँ पर म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छात्रों के लिए पूरे मनोरंजन का इंतजाम किया गया है। छात्र उसमें झूम रहे हैं, लगातार नाच गाना हो रहा है यहाँ पर, और सभी छात्र, लेकिन अपने साथ खास बात यह है कि जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे पेपर लीक की बात हो या बर्बरता की बात जंतर मंतर में हो, उस तरह के पोस्टर बैनर साथ में लेकर के आए हैं। और ख़ास बात यह कि 20 जुलाई की जो घटना हुई थी जंतर मंतर में, उसके बाद राहुल गांधी का ये पहला छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। इसके पहले के 2 कार्यक्रम कोटा और देहरादून में हुए थे। यहाँ पर भी जब कार्यक्रम होना था तो पहले बहुत बारिश हुई, पूरे मैदान में पानी भर गया था, लेकिन किसी तरीके से इसको ठीक किया गया है। हालांकि चारों ओर अभी भी बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे तो 20 जुलाई को जो घटना हुई उसका जिक्र ज़रूर करेंगे, और इसके अलावा छात्रों से संवाद करेंगे, और संवाद के बाद कुछ छात्रों को ऊपर बुलाकर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के 2 प्रवक्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और ईशान त्यागी। सर, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी इलाहाबाद क्यों आए हैं, वहाँ क्यों नहीं गए पहले रांची में? क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है, इसलिए आप लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार है। अरे बीजेपी वालों, जिस तरह से रांची में सलूक किया गया छात्रों के साथ, तुम उस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार करो।
हम लोगों ने रांची में न पुलिस लगाई, न डंडे बरसाए, न पानी बरसाए, न गोली चलाई, और उन्होंने उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी या अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार नहीं बताया। उनसे मिले, अधिकारी मिले, कर्मचारी मिले, उनकी समस्या सुने, समाधान किए, फिर मुख्यमंत्री से मिले। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे यहाँ तो दिल्ली में बैठे रह गए, क्यों नहीं मिले? वहाँ गाली गलौज नहीं हो रहा, यहाँ गाली गलौज हो रहा था। कोई गाली गलौज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बचने के लिए। इसके पहले 2014 के पहले भी इस देश में छात्र आंदोलन होता था, लेकिन क्या किसी सरकार ने इस छात्रों के आंदोलन को गाली से बताया? किसी सरकार ने बताया कि विदेश के इशारे पे हो रहा है? बीजेपी क्यों ऐसा करती है? कोई आंदोलन 2014 के बाद हुआ? रुक जाइए 2014 के बाद हुआ, मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको नक्सल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी बताया गया। उसके पहले भी आंदोलन हुए थे, लेकिन किसी ने ऐसा तगमा नहीं लगाया अपने भारतीय लोगों के पास। ये जो चरित्र है बीजेपी का कि जो उनसे असहमत हैं उस पर इस तरह का आरोप लगाए, इसी का हस्त्र है कि आज बीजेपी को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बताएंगे कि म्यूजिक कंसर्न क्यों करना पड़ता है छात्रों की? नौजवान है, नौजवानों की भाषा में नौजवानों की बात हो रही है। राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी के लिए अरे जो शिक्षा और परीक्षा, राहुल गांधी ने 2018 में सबसे पहले ये बात उठाई जब परीक्षा लीक हुआ, तब से लेके अब तक कम से कम 100 रैलियां, पिछले 3 महीने में तो 50 से ऊपर रैलियां कांग्रेस पार्टी ने की है छात्रों के हित में। कुमार विक्रांत, सिग्नल्स कुछ डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आपके पास आगे भी लौटेंगे। राहुल गांधी मंच पर आते हैं, क्या कहते हैं, क्या संदेश? शिक्षा और परीक्षा, इन दो विषयों को अंडरलाइन करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य को कैसे इंश्योर किया जाए, इसकी बात की जाने वाली है। लेकिन क्या किसी के पास जीरो एरर मॉडल है जिसको लागू किया जा सके और रेप्लिकेट किया जा सके, या इस मुद्दे के इर्द गिर्द सियासत ही होती रहेगी? मैं एक बहुत क्विक कमेंट आपसे अंशवत इस पर लेना चाहूंगा। केवल मैं देख रहा हूं यहाँ एंटरटेनमेंट के इंतजाम है, छात्रों के लिए तमाम कुछ है, लेकिन इसी सब के बीच में मुख्य मुद्दा खोकर रह जाएगा या सॉल्यूशन भी आएगा? नहीं, मैंने तो कहा ना कि राहुल गांधी जी की जितनी भी अभी जो चाहे कोटा की हो चाहे देहरादून की, अगर आप छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सुनोगे तो वहां पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों पे बात होती है। वहां पे ना बीजेपी ना कांग्रेस, वहां पे सीधा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात होती है। केवल 10 सेकंड आपके पास आरपी सिंह साहब, किधर से आएगा सॉल्यूशन? नहीं, सॉल्यूशन तो जो कमेटी बनी है वो सुझाव देगी, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। उस सब में सबको अधिकार होगा अपने अपने सुझाव दें, पॉजिटिव सुझाव देकर हम सब मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे, ना कि एक दूसरे के हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है वो सुझाव देगी और बहुत जल्द वो सॉल्यूशन सामने होगा। क्या वाकई होगा, ये इसके लिए इंतजार करना होगा। आप सभी का धन्यवाद करता हूं, मेरे साथ आप जुड़े और आपने ये समझने में मदद की कि कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ कनेक्ट देखता है आज का जेन ज़ी। बहुत शुक्रिया।